नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी भर्ती 2024 से कृषि राज्य मंडी परिषद की वैकेंसी 134 जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसके लिए बराबर मैं यूट्यूब पर जो है वीडियो अपलोड करता रहूँगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस पे डेली आप लोगों की कक्षाएं जो है प्रारंभ की जाएंगी। मेरे बच्चों, डेली कक्षाएं जो है प्रारंभ की जाएंगी मंडी परिषद की। आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी हिंदी की। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी इतना आसान हो जाएगी, हिंदी इतना सरल हो जाएगी कि जो 50 प्रश्न पिछली बार मंडी परिषद में आए थे, 50 में 50 प्रश्न आपके मंडी परिषद में हिंदी के फंसेंगे, अगर हिंदी सब्जेक्ट रहा तो, अगर पुराना सिलेबस रहा तो। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है सामान्य हिंदी का। 30 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ये सोच लीजिए, जितना हिंदी में बता दूंगा उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा हिंदी से। और इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी आप कभी हिंदी पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं जो है 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, पहले मैं इंपॉर्टेंट जो विराम चिन्ह है उनको बता दूं। देखिए, सबसे पहले एक होता है अल्प विराम। क्या होता है मेरे बच्चों? अल्प विराम होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और एक होता है मेरे बच्चों अर्ध विराम। अर्ध विराम, ठीक है, इसको हम जो है मेरे बच्चों, एक सेकंड, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। एक होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जिसे हम कहते हैं सामासिक चिन्ह। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, सामासिक चिन्ह, इनका क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, अब एक चीज और बता दें, इसके अलावा विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको पता है। प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता है। तो जो पता है कभी कभी एग्जामिनर वो भी दे देता है। चलिए हम इनको मिलाते हैं। देखिए, इसमें अल्प विराम, अल्प विराम जैसा कि हमने जो है बताया था ये है, और विस्मयाद बोधक ये है, अर्ध विराम ये है, और निर्देशक चिन्ह मेरे बच्चों ये है। देखिए, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ठीक है, देख लो। निर्देशक चिन्ह आपको दिया गया है ये छोटा होता है। जो योजक चिन्ह और समासिक चिन्ह होता है वो छोटा होता है, और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, एक होता है विवरण चिन्ह। ऐसे होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इन्हीं में से लगभग लगभग आएगा, और बहुत सारे होते हैं। एक और होता है त्रुटिबोधक चिन्ह। त्रुटिबोधक चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे, जैसे कुछ चीज बीच में छूट जाती है उसको लिखने के लिए हम त्रुटिबोधक चिन्ह का। अब एक होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ऐसे होता है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है बस, और इससे ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा निर्देशक और विवरण चिन्ह, इसी से आपका जो भी एग्जाम होगा आपका यूपीपी का, इसके बाहर आपको नहीं आने वाला है। तो इसका क्या हो गया? बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई, ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे। देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन संख्या 2 पे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहती है, देख लो। कहती है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आर का पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वर्तनी जो इसकी शुद्ध होती है, तो ये होती है मेरे बच्चों अनुग्रहित। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका ये राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या हम बढ़ते हैं 3 की तरफ।
देख लीजिए 3, क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहती है, यूपीपी विशेष चल रहा है, इसके बाहर आप मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप पढ़िए, आपको मजा आएगा, पढ़िए बिल्कुल और शेयर करिए। देखिए लिखा है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, निष्कपट ये आपका ऐसा लगा कपट, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो आधा सा है, ये मेरे प्यारे बच्चों, जो ये आधा सा है, इस आधे सा को हम क्या करेंगे, विसर्ग के रूप में हम बना देंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने नी लिखा, विसर्ग, जो बचा कपट, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका हो गया संधि विच्छेद। अच्छा दूसरी बात, ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है मेरे प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि है। इतना तो आप ध्यान लीजिए, ठीक। अब विसर्ग संधि के और कौन से रूल होते हैं, मैं आपको एक रूल और बताऊंगा। देखिए ओ का रूल, ओ का रूल क्या कहता है, ओ का नियम क्या कहता है विसर्ग संधि में, आप लोग देखिए। जैसे हमने कहा तपोबल, क्या हमने कहा मेरे बच्चों, तपोबल, तपोबल हमने कहा। इसके अलावा हमने कहा मनोबल, मनोबल, ठीक है। हमने कहा वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। अब देखो जो ओ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा को हम विसर्ग के रूप में बदल देते हैं। हमने तप लिखा, ओ की मात्रा हमने विसर्ग बना दिया, सेम वही उतार लिया। इस प्रकार ये क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गई। सेम ओ की मात्रा को हमने विसर्ग बना दिया और सेम बल उतार लिया, विसर्ग संधि होगी। अच्छा एक आधा शब्द वाला, आधा रा, कहीं भी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 विसर्ग संधि में क्या कहता है, आधा, आधारा, आधारा का विसर्ग में बदला जाता है। कैसे, जैसे हमने कहा निर्धन, देख लो निर्धन, आधारा है, कुछ नहीं करना है, नी को वैसे लिखना है, आधारा को विसर्ग में बदल देना है प्लस धन, ये आपकी क्या हो गई, विसर्ग संधि। सेम मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप निर्धन कहो, चाहे आप निर्भय कहो, चाहे आप निर्लज्ज कहो, सारी चीजें ऐसे ही आपको आएंगी। तो इस प्रकार आपका निधन कपट, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, ठीक। आप समझिएगा पहले, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है, इसको देखो। क्वेश्चन संख्या 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, संख्यावाची, ठीक है। और जब पहला पद संख्यावाची होगा तो आप समझ लीजिए वो समास हो जाएगा आपका द्विगु, द्विगु समास हो जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने कहा तिराहा, देखो तिराहा मतलब 3 राहा, चौराहा, चौराहा, ठीक। तो संख्या अष्टभुज, देखो पहला पद संख्या अष्टभुज, ठीक। तो आप समझ लीजिए षटभुज, संख्या रहा, सप्तऋष, आप देख लीजिए संख्या आ रही, ठीक। इस प्रकार ये द्विगु समास हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास में इसकी पहचान ये होती है कि बीच में जो है योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और विपरीतार्थक शब्द होंगे, विपरीतार्थक शब्द होंगे, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने कहा माता पिता, माता पिता, तो ये क्या हो गया आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होगा। अविभव समास, बहुब्रीहि समास, देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हमें एक नया अर्थ पता चलता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, नया अर्थ पता चलता है, नया अर्थ पता चलता है। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं, हमने कहा कि मुरलीधर,
मतलब मुरली को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। नया अर्थ पता चला। हमने कहा दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। तो जब नया अर्थ पता चले तो बहुब्रीहि समास होगा, और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास जो है, सबसे पहले अव्ययभाव समास में उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? उपसर्ग। उपसर्ग के बिना अव्ययभाव समास का निर्माण कतई हो ही नहीं सकता है। अव्ययभाव समास उपसर्ग से ही बन के आता है। जैसे हमने कहा कि प्रतिदिन, तो देखो प्रति उपसर्ग है। जैसे हमने कहा आमरण, देखो आ उपसर्ग है। ठीक है, तो आप समझते चलिएगा। अगर इससे संबंधित आपको डीपली पढ़ना है तो हमारे स्टडी विद चैनल पर जो है टॉपिक वाइज पढ़े हैं, आप टॉपिक वहां पर देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। उपकूल में कौन सा समास है? क्वेश्चन संख्या 5, उपकूल। अब देख लीजिए उपकूल कौन सा समास है। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात, द्वंद्व तो है नहीं क्योंकि बीच में डैश है नहीं, प्रथम पद संख्यावाचक है नहीं तो द्विगु तो होगा नहीं, तत्पुरुष हो ही नहीं सकता है। अविभाव, अविभाव समास में हमने अभी आपको बताया था कि पहला पद आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो देखो उपसर्ग है। अब उप से अगर हम कोई दूसरा शब्द बना देंगे तो अविभाव समास में जाएगा। उपकूल, उपकृत, उपमान है। देखो उप अगर आप प्रथम पद से कोई नया शब्द बना देते हैं तो वो आपका अविभाव समास माना जाता है, और उपसर्ग लगा होगा, सब में उपसर्ग लगा होगा। बिना उपसर्ग के अविभाव समास का निर्माण हो ही नहीं सकता है। और समास के कितने भेद हैं ये भी देख लो। समास के कितने भेद हैं मेरे बच्चों? समास के कितने भेद हैं? समास के जो है कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, 6 भेद हैं, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ लिखा है मेरे बच्चों, कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कपाट का तद्भव शब्द होगा किवाड़। क्या होगा? किवाड़। इंपॉर्टेंट है, आता है, ध्यान रखना। कपाट का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा किवाड़। चलिए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है? प्रछन्न शब्द का विलोम क्या है? प्रछन्न शब्द का विलोम है प्रतिपन्न। क्या है? प्रतिपन्न। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है मेरे बच्चों? परोक्ष। क्या है? परोक्ष है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष है। अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध का विलोम क्या है? प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8। देखिए प्रसारण का विलोम क्या है? क्वेश्चन संख्या 8 लिखा है प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो जो प्रसारण का विलोम जो मेरे बच्चों है वो आकुंचन है। क्या है? आकुंचन। प्रसारण का विलोम जो है आकुंचन है। सारे छटे हुए आपको प्रश्न कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ में ना आए तो बेकार है। मैं आपको बता दूं 37 में 37 नंबर आपको यही मिलेंगे। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई चैनल नहीं, सिर्फ आप विश्वास करके देखिएगा। चलिए 9 नंबर पर बात करेंगे। लिखा है रसाल। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? रसाल शब्द मतलब आम। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? आम। आम का पर्यायवाची रसाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। लिखा है जो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए 10 नंबर क्या लिखा है? जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है उद्भिद। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उद्भिद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। लिखा है देखिए बलिदान। बलिदान, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे हम बोलते हैं देशभक्त। जो जिसके अंदर बलिदान की भावना होगी उसके अंदर देशभक्त की भावना जरूर होगी। चलिए 12 नंबर पे आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट 12 नंबर क्या कहता है? कहता है दिए गए विकल्पों में से किशोर, किशोर का समानार्थी शब्द क्या है? तो किशोर को हम एक प्रकार से हम तरुण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तरुण। तो इसका आंसर आपका ए सही होगा। किशोर को क्या कहेंगे? तरुण कहेंगे। चलिए 13 नंबर।
लिखा है तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। 30 नंबर देखिए। 13 नंबर, तरणी और तरणी। एक चीज मैं आपको बता दूं, तरणी मीन्स होता है नाव। तरणी मीन्स क्या होता है? नाव, ठीक है। और तरण मीन्स होता है सूर्य। तरण मीन्स क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य और नाव का ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन डी इज राइट है। यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है। और काफी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है। सारे छटे हुए प्रश्नों का संकलन हमने किया है आपके लिए, क्योंकि आपको लाना है 37 में 37 नंबर। चलिए 14 नंबर की बात करेंगे। 14 नंबर की बात करेंगे, देख लीजिए क्या कहा गया है। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकत्य का अर्थ है। अंधों में काना राजा रेखांकित लोकत्य का अर्थ क्या है? गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों गलत है। जो ऑप्शन ए है ये राइट है। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति मतलब अंधों में काना राजा, ये सही लोकत्य है। चलिए 15 नंबर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। देखो सबसे पहले बात एक चीज बता दें, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों? संज्ञा के भेद होते हैं 5। कितने? 5। मूल रूप से, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2। चलो आगे उठते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ठीक है। देखिए अगर संज्ञा को आपको पहचानना है, अगर आपको संज्ञा को पहचानना है तो संज्ञा को कैसे पहचानेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा होगी? एक चीज बता दें, अगर किसी भी शब्द के अंत में, अगर किसी भी शब्द के अंत में ताय या पाए या त्वाय या आहट आए या आवट आए या आस आए या ई आई, ठीक है, या ई आई, ठीक है। इसके बाद चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या मतलब है ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए हमने कहा किसी भी शब्द के अंत में ता है तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। कैसे? हमने कहा मूर्खता, क्या हमने कहा? मूर्खता, देखो ताया। हमने कहा बुढ़ापा, देखो पाया। हमने कहा बंधुत्व, देखो तो आया। हमने कहा ममत्व, देखो तो आया। हमने कहा अपनत्व, देखो ता आया, ठीक है। आहट, जैसे मुस्कराहट, मुस्कराहट आ गया। हमने कहा रुकावट आ गया, रुकावट। हमने कहा मिठास, हमने कहा खटास। हमने कहा रुलाई। मतलब तुम्हारे अंदर जो भाव निकलेंगे वो भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। चाहे रोने का, हंसने का, पढ़ने का कोई भाव हो, या तो किसी शब्द के अंदर ता आ जाए, पा आ जाए, तो आ जाए, आहट आ जाए, आवट आस ई आ जाए, तो वो भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। तो राष्ट्र से बनेगी मेरे बच्चों राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता ता आ गया अंत में तो ये आपकी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 नंबर पे बात करेंगे। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर क्या कहता है कि वह स्वतः ही चला जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको देखिएगा। लिखा है वह स्वतः ही चला जाएगा, वह स्वतः ही चला जाएगा, चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस के जगह हमने कहा वह स्वयं ही चला जाएगा, वह निज ही चला जाएगा, वह अपने आप ही चला जाएगा, वह खुद ही चला जाएगा। अब देख लो
जब लेखक या कर्ता अपने विषय में बात करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन बी है कि आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपके कुल इतने ही शब्द आएंगे, इससे ज्यादा आपके शब्द नहीं आएंगे, सिर्फ इतने ही शब्द आएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन बराबर आपको पूछा जाता है। चलिए अब देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये भी देख लो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य या प्रथम पुरुष। अन्य या प्रथम पुरुष, जिससे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसी के नाम से हम जो है जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। जैसे मैं और हम, इसमें आएगा। तू तुम, इसमें जाएगा। ठीक है, तू तुम, और यह वह उसमें आएगा। ठीक, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इस बार आया भी है, अगले बार भी आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक वाक्य में 2 सर्वनाम होते हैं और एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है। बिना एक सर्वनाम के दूसरा सर्वनाम अधूरा होता है। जैसे हमने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, जैसी वैसी, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बैठ, जिसकी उसकी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस ठीक है, जो अनिश्चय, अनिश्चित हो। ठीक है, तुम्हारे आंखों के सामने ना हो। जैसे हमने कहा कोई आ रहा है, तो पता नहीं लड़का है कि लड़की, तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। 17 नंबर की बात करेंगे। 17 नंबर में देखिए क्या कहता है, कौन और क्या प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम, अगर आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 भेद होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कुल सर्वनाम कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे 11 सर्वनाम होते हैं। अब क्वेश्चन देखो, कौन और क्या का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो कौन और क्या क्वेश्चन हो रहा है तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। क्वेश्चन हो रहा है तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। मैंने कहा क्वेश्चन, कौन और क्या। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हो। जैसे मैंने आपसे कहा, या तो संकेत का बोध हो। जैसे हमने आपसे कहा यह आम है, वह आ रहा है, तो यह और वह निश्चय में जाएगा। अनिश्चयवाचक हमने कहा अनिश्चितता का बोध हो, जैसा कि हमने अभी पीछे बताया था। चलिए 18 नंबर की बात करेंगे। लिखा है 18 नंबर, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन, क्या होगा, ठठेरिन, ठठेरिन। चलिए क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ बात करेंगे। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में किया गया है। तो जो प्राण है इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। 20 नंबर की बात करेंगे, देख लीजिए 20 नंबर क्या कहता है, वह मुझसे अलग रहता है। अब देखिए कारक का क्वेश्चन आ गया है। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें कारक, ठीक है, तो कारक के कितने भेद हैं मेरे प्यारे बच्चों। कारक के जो भेद हैं वो हैं 8। कितने हैं, 8। और मुझसे अलग रहता है, मुझसे अलग रहता है। जहां पर अलगाव की भावना आती है, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों अलगाव की भावना आती है, किसकी, अलगाव की भावना आती है, तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, वहां पर आपका हो जाता है अपादान समास। क्या हो जाता है, अपादान समास हो जाता है। जैसे अलगाव की भावना, जैसे हमने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हमने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अलगाव की भावना है, तो यहाँ पर आपका होगा अपादान समास। ऑप्शन आपका सही है बी। अधिकरण
में, पर, के बीच, के ऊपर, के मध्य, के भीतर, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग आ जाता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण समास जो है होता है। संप्रदान के और कोलीय ये विभक्तियां होती हैं। आपको बता दें समास, आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि जो कारक होता है, जो कारक होता है, इस कारक को हम परसर्ग नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, और करण से। ठीक है, ये प्रमुख पहचान होती है। कारक से क्वेश्चन आता जरूर है, इतना आप मान के चलिए। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या कहता है? का, के, की, रा, रे, री विभक्तियों या परसर्गों का प्रयोग किस कारक में किया जाता है? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं संबंध, संबंध कारक की पहचान क्या होती है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब संबंध कारक की पहचान है, ध्यान रखना। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 वह धीरे धीरे चल रहा है। 22 वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वह धीरे धीरे चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं, देख लो, ये चल रहा है क्रिया है कि कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका राइट आंसर है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, और क्रिया विशेषण ये अव्यय में आती है, और अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देख लीजिए। 23 क्या कहता है? प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ठीक, इनमें काला जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है, आपको बता दें। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम विशेषण की दृष्टि से हम 2 चीजें आपको ध्यान रखेंगे। पहले हम इस सेंटेंस को लिखते हैं कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। ठीक है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, काला घोड़ा है। ठीक है, मतलब आपका सेम है प्यारे बच्चों, मतलब आपका सेम है, बस विशेषण की दृष्टि से ये 2 विशेषण के प्रकारों में आएगा। एक होता है विधेय विशेषण और एक होता है विशेष्य विशेषण। विशेष जब विशेषण विशेष के पहले आए, ये देखिए, ये विशेषण है, ये विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है और ये आपका क्या है? विशेष्य। जब विशेषण विशेष के पहले आए, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपका विशेषण बाद में है। जब विशेषण बाद में हो, विशेष पहले हो, तो वहां पर आपका विधेय विशेषण हो जाएगा, यहां पर आपका होगा विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, ध्यान रखना, जब विशेष के पहले विशेषण हो तो वो आपका होगा विशेष्य विशेषण, वो आपका होगा विशेष्य विशेषण, जिसे हम कहेंगे मुख्य विशेषण। मुख्य विशेषण।
और जब विशेषण जब विशेषण से पहले विशेष्य आता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब देखिए ये क्या है, आपका विशेषण है और ये विशेष्य है। जब विशेष से पहले विशेषण आता है तो विशेष विशेषण या मुख्य विशेषण होता है। जब विशेष के बाद विशेषण आता है तो विधेय विशेषण या गौड़ विशेषण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न 24 क्या कहता है? प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां क्या होगा? देखो, एक होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये क्रम है ना, तो क्रमवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, ये क्रम है तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्रमवाचक विशेषण में आएगा और समुदायवाचक में आएगा चारों आठों, ये समुदाय में है। ठीक है, आवृत्ति मतलब क्या होता है? तिगुना, चौगुना, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? आवृत्ति में आएगा। और गणना 1 2 3 4। ओके, चलिए 25 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, लिखा गया है 25 की प्यारे बच्चों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। तो योग करके वह टहलने जाएगी, मतलब बात को समझिए, जब कोई व्यक्ति एक काम को समाप्त करने के बाद दूसरा काम प्रारंभ करता है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई कर्ता, जब कोई आदमी, जब कोई लड़का, जब कोई औरत, कुछ कोई भी हो, जब कोई औरत या लड़का, कर्ता या लेखक एक काम को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तो जो पहले वाला कार्य होता है वह पूर्णकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो योग करना क्या हो गया? पूर्णकालिक क्रिया। चलिए 26 नंबर नाम धातु कहलाती है। नाम धातु मैं आपको बता दूं, संज्ञा, नाम धातु देख लीजिए क्या होती है। यह संज्ञा से बनती है, यह सर्वनाम से बनती है और यह विशेषण से बनती है। किससे? विशेषण, मतलब तीनों से बनती है। जैसे हमने कोई विशेषण शब्द कहा चिकना, तो चिकना से क्या हो जाएगा? चिकनाना, ये क्या हो गई? आपकी नाम धातु हो गई। हमने कहा सर्वनाम आप, तो आप से क्या हो गया? अपनाना, ये क्या हो गया? नाम धातु हो गई। हमने कहा संज्ञा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो नाम धातु होती है संज्ञा और विशेषण से बनने वाली जो है धातु होती है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार आप जो है इसका निर्माण जो है कर सकते हैं। सर्वनाम से बनने वाला गलत है, सहायक क्रिया धातु, इसका ऑप्शन ए है। क्या है इसका ऑप्शन? ए है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों से ये जो है आपकी नाम धातु बनेगी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या कहता है? खेलना या खिलवाना कैसी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। मतलब जब कोई आदमी खुद क्रिया को ना करके दूसरे से करवाता है तो वह कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें वाना शब्द लगा हो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे हमने कहा शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, खुद ना करके दूसरे से, तो ये पढ़वाया वाया वाया आ जाए तो समझ आना प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 पे। देखिए 28 की क्या है? 28, राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? मैं कई बार अपनी कोचिंग में चिल्ला चिल्ला के बताया भैया, वाच्य एक ऐसा टॉपिक है
जिसका फ्री में नंबर है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, वाच्य के बिना यूपीपी का पेपर संभव नहीं है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, 1, 2 और 3, ध्यान रखना। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। ठीक, वाच्य के भेद होते हैं कितने? 3। ठीक, तो राम आम खाता है, जैसे हमने कहा राम खाता है, एक सेंटेंस। हमने कहा राम आम खाता है, ये दूसरा सेंटेंस। देख लो, ये आपकी अकर्मक क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, और ये आपकी सकर्मक क्रिया है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब क्रिया से आप क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया से आप क्वेश्चन करें, क्या खाता है, क्या खाता है, तो आंसर मिल रहा आम। तो आप समझ जाना, जब आंसर मिल जाए तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। क्या खाता है? आम है ही नहीं, लेकिन कर्ता दोनों में है, और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, तो इसमें भी आपका कृतवाच्य है, इसमें भी आपका कृतवाच्य है। एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि कृतवाच्य में कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में बनता है, और कर्मवाच्य जो है सकर्मक क्रिया में बनता है, ध्यान रखना। और भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए 29 नंबर लिखा है, भाववाच्य छांटिए। तो नहीं, जिसमें नहीं लगा हो, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, नहीं नहीं आ जाए तो वो भाववाच्य आपका होगा। इसकी मेरे बच्चों पीडीएफ जो है आपको स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। चलिए 30 नंबर क्या है? अनुकरण में उपसर्ग अनु होगा, पता है सबको। अनुकरण में उपसर्ग अनु होगा। भाई उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत अच्छा होगा। डेली आपको कक्षाएं मिलेंगी।